Teaching women how to protect themselves doesn't excuse a society which makes protection necessary. 1 out of 3 women faced spousal violence. A lot of influencers in today's time are fooling people. मैं कितनी सारी videos देखती हूँ जहाँ पे people are telling other people that it's okay to be overweight. Martial arts जो आपको सिखाता है that every knockdown is not a full stop. It's like a comma. You have to get up. You have to learn from that mistake and carry on. इंडियन फैमिलीज में अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे फाइट्स के स्पोर्ट्स में लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता. अब हमारे पास काफी रोल मॉडल्स भी हैं. इफ वी स्पीक अबाउट पूजा तोमर, जो कि यू नो शी इज द फर्स्ट वन टू विन अ UFC फ्रॉम इंडिया, एंड देन वी हैव फाइटर्स लाइक सोनम जोम्बा और रितु फोगट और आशा रोका एटसेट्रा. ऑल ऑफ दीज वुमेन आर नॉट रेकलेस वुमेन, यू नो. वो बाहर जाके स्ट्रीट फाइट नहीं कर रही है. दीज आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एथलीट्स जो कि ग्लोबल स्टेज पे हमें रिप्रेजेंट कर रही है. जब आप फर्स्ट टाइम केज में गए होंगे तो आपको कितना डर लगा था? आपको डेफिनेटली डर लगता है गैस आउट हो जाने से. आपको डर लगता है कि मेरा टेक्निक जो मैं स्ट्रैटेजी प्लान करके आया हूँ दैट डजंट वर्क. बहुत से लोग जो ट्रेडिशनल जिम वर्कआउट करते हैं उन लोगों ने भी MMA को अपना फिटनेस गोल बना लिया है. अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए वो MMA करना चाहते हैं बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि एक MMA ट्रेनिंग आपकी फुल बॉडी कंडीशनिंग काफी बेटर करती है. हमारी बहू MMA फाइटर है वो तो डरते होंगे आपसे. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका विक्ट्री सक्सेस टॉक में. आज है हमारे साथ एक ऐसी पर्सनालिटी जिन्होंने कॉम्बैट स्पोर्ट्स की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई है. फॉर्मर MMA फाइटर, नेशनल कराटे चैंपियन और वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व कर चुकी हमारी आज की मेहमान 20 वर्षों से अधिक समय में MMA मार्शल आर्ट्स से जुड़ी हुई हैं. लिपिका स्ट्राइक हाइव मार्शल आर्ट्स एकेडमी की फाउंडर हैं और भारत में महिलाओं के लिए कॉम्बैट स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के मिशन पर काम कर रही हैं. फाइटर, चैंपियन, एंटरप्रेन्योर. तो स्वागत करते हैं लिपिका का. तो लिपिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के पॉडकास्ट में. थैंक यू सो मच कौशल, थैंक यू फॉर हैविंग मी. डेफिनेटली आज का पॉडकास्ट एक बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट होने वाला है. यूट्यूब के ऊपर ऐसे बहुत कम वीडियोज़ हैं जिनके ऊपर इस टॉपिक पे बात होती है. मैंने खुद बहुत इस टॉपिक पे एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है. तो चलिए शुरू करते हैं एक धमाकेदार पॉडकास्ट. श्योर. यू एज ए फीमेल फाइटर, फीमेल MMA फाइटर, आपको कैसा लगता है? वेल, जब मैंने MMA स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे यू नो इट वाज जस्ट हैपनिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम. इंडिया में कोई और नहीं था जिसने पहले ये किया था. तो ऑब्वियसली इस बात को भी अब 12 से 15 साल हो चुके हैं. नाउ जो एवोल्यूशन MMA की हुई है इंडिया में, वो देख के मुझे बहुत खुशी मिलती है कि यू नो इतना ज़्यादा लेवल पे वी आर इवॉल्विंग. MMA इज़ ग्रोइंग सो फास्ट इन इंडिया. बट ऑब्वियसली वो हमारा बेंचमार्क है, जो थ्रेशोल्ड है, वो बहुत ज़्यादा है. अभी भी देयर इज़ अ लॉन्ग वे टू गो. बट अभी तक भी व्हाटएवर वी हैव डन in MMA as a community, I think that is remarkable. So, आपकी फैमिली में भी कोई फाइटर्स रहे हैं या किसी ने फाइट में पार्टिसिपेट किया है कि आप ही अपनी फैमिली से फर्स्ट पर्सन थे? कोई भी नहीं, दूर दूर तक कोई भी नहीं. इनफैक्ट मैं तो जब मैंने स्टार्ट किया, आई स्टार्टेड एज अ कराटेका. तो मैंने कराटे एक पार्क में शुरू किया अपने कोच के साथ. एंड मैं तो करना भी नहीं चाहती थी. एंड माई फादर पुश्ड मी कि नहीं ज़रूरी है आज के टाइम पे, आप जाओ, आप सेल्फ डिफेंस सीखो. तो दैट्स हाउ माई जर्नी बिगैन एंड आई वॉज ओनली, मैं 8 साल की थी. वाओ. कई बार ऐसा देखा गया है कि महिलाएं आज के समय में अपने आप को बहुत अनसेफ महसूस करती हैं, यू नो. तो और ज़्यादातर ये है कि उस अनसेफ का रीज़न ये होता है कि उसकी सारी जिम्मेदारी सोसाइटी के ऊपर डाल दी जाती है. यू नो, सोसाइटी एक गलत नज़रिए से देखती है. इसके ऊपर आपका क्या कहना है? सो देखिए, हिस्टोरिकली भी जो विमेन सेफ्टी का बर्डन मुझे लगता है जो आया है, वो भी विमेन पे ही आया है. आप देखिए, हम कितनी बारी औरतों को बोलते हैं कि आप रात को मत बाहर निकलो, आप ऐसे कपड़े मत पहनो, आप पेपर स्प्रे कैरी करो, आप ये लोकेशन शेयर करो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. बट व्हाट आई वांट टू से इज कि हम ये सिम्टम्स को ट्रीट कर रहे हैं.
जो एक्चुअल डिजीज़ है, जो रूट कॉज है, हम उसको क्योर नहीं कर रहे हैं. एक सिस्टमैटिक रिफॉर्म की हमें सख्त ज़रूरत है. ऑफ कोर्स बेटर पुलिसिंग, फास्टर जस्टिस, अवेयरनेस फॉर मैन एंड बॉयज़, यू नो, फ्रॉम अ वेरी यंग एज. एक कल्चरल शिफ्ट की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. बट हैविंग सेड दैट, जब तक हम इस चेंज का वेट कर रहे हैं, women are still going to walk home tonight, you know. And सेल्फ डिफेंस जब हम औरतों को सिखाते हैं तो वो विक्टिम ब्लेमिंग नहीं है, लेकिन पर्सनल एम्पावरमेंट है. टीचिंग विमेन हाउ टू प्रोटेक्ट देम सेल्फ डजंट एक्सक्यूज अ सोसाइटी विच मेक्स प्रोटेक्शन नेसेसरी. बट एट दिस टाइम वी नीड बोथ सिस्टमैटिक रिफॉर्म एज वेल एज पर्सनल एम्पावरमेंट. एक दूसरे को सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता है एट दिस टाइम. दैट इज व्हाट आई फील. एक घर में रहने वाली महिला के लिए कितना इम्पोर्टेंट है ये सारी चीज़ें सीखना? देखिए, एक सर्वे हुआ था जिसमें से कि 1 out of 3 women faced spousal वायलेंस. तो अब आप ये देखिए कि कितने हमारे पास केसेस आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के या डाउरी केसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा. तो इवन इफ अ वुमेन इज़ प्रॉब्ली नॉट गोइंग आउट एंड वो घर पे है, उसके बावजूद भी हमें उनको सेल्फ डिफेंस सिखाना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अपने आप को इन सब सिचुएशन से बाहर निकाल सके. एंड द आइडिया इज़ नेवर टू यू नो पिन समवन डाउन. द आइडिया इज़ कि आप इतना सर्वाइव कर सको कि आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सको. आपके हिसाब से सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग या मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग्स हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में मैंडेटरी या कंपलसरी हो जानी चाहिए? Absolutely, without a doubt, 100%. And not just for women, but सबके लिए. क्योंकि हमें ये समझना पड़ेगा, मार्शल आर्ट्स एक लाइफ स्किल है और ये जेंडर स्पेसिफिक स्किल नहीं है. ये आपको डिसिप्लिन सिखाता है, आपको कॉन्फिडेंस सिखाता है, एंड स्पेशली मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अंडर प्रेशर सिचुएशंस में कैसे काम रहें, वो आपको सिखाता है. तो आप अगर हम ये देखें कि कंट्रीज़ लाइक जापान, साउथ कोरिया, ऑलरेडी इन्होंने अपने करिकुलम में यू नो मार्शल आर्ट्स इंटीग्रेट किया है. देन इफ़ यू लुक एट इज़राइल, उन्होंने अपने फिजिकल एजुकेशन का पार्ट बनाया krav maga को. लुक एट थाईलैंड, हाउ फेरोशियसली वो मुay thai को प्रमोट कर रहे हैं. तो इंडिया में तो बहुत ही ग्रेट वॉरियर्स का हिस्ट्री रहा है. तो मुझे लगता है वो माइंडसेट बचपन से ही इनकलकेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड मार्शल आर्ट्स इज़ अ ग्रेट वे टू फोकस ऑन नॉट जस्ट देयर फिजिकल बट ऑल्सो देयर मेंटल हेल्थ. विमेंस के बीच में सेल्फ डिफेंस को लेके सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है आज के समय में? यस, तो जैसा मैंने अभी बोला कि यू नो हमें जनरली लगता है कि सेल्फ डिफेंस अगर हम सीखेंगे या अगर हम किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाते हैं तो हमें अपने से डबल द साइज इंसान को पिन डाउन करना पड़ेगा या उसको ओवर पार करना पड़ेगा. नहीं, दैट्स एब्सोल्युटली यू नो मिसकंसेप्शन. सेल्फ डिफेंस के थ्रू हम आपको क्या सिखा रहे हैं? हम आपको सिखा रहे हैं टू सर्वाइव लॉन्ग इनफ टू एस्केप एन एडवर्स सिचुएशन. आपको सिर्फ इतना सेल्फ डिफेंस आना चाहिए कि अगर आप किसी ऐसी सिचुएशन में आ जाएं तो आप वहाँ से अपने आप को बचा करके भाग सकें. वी डोंट एक्सपेक्ट कि आप यू नो वहाँ पे किसी डबल द साइज इंसान को एकदम नॉक डाउन कर रहे हो, सबमिट कर रहे हो. नहीं, इट्स जस्ट कि आप अपने आप का बचाव करके वहाँ से भाग सकें. बहुत सारे केसेस में हमने ये देखा है कि जहाँ पर विक्टिम फाइट बैक करता है, यू नो, कॉन्फिडेंटली, लाउडली. बहुत केसेस में जो अटैकर है वो बैक डाउन कर देता है. सो दैट इज व्हाट वी वांट टू लर्न फ्रॉम सेल्फ डिफेंस. लिपिका, बहुत सी ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग्स ऑर्गेनाइज करती हैं. वो जो वर्कशॉप है वो वास्तव में एक्चुअल में महिलाओं को तैयार करती है सेल्फ डिफेंस के लिए या फिर एक शोबाजी है? देखिए, I'll be very, very honest and transparent about it. I myself conduct these workshops. So I'm not throwing stones from outside the glass house. ये workshops क्या करती हैं? ये एक सीड प्लांट करती हैं, एक अवेयरनेस लाती हैं और एक माइंडसेट शिफ्ट लाती हैं कि आप कभी ऐसी सिचुएशन में आ सकते हो. एंड जो हम उनको टेक्निक सिखाते हैं वो ऐसे ही ईजी टेक्निक्स होती हैं जो कि आप अपनी रोज़मर्रा की लाइफ पे यूज़ कर सकते हैं. बट हैविंग सेड दैट, ट्रू सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए
आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको मसल मेमोरी बिल्ड करना पड़ता है, आपके पास इंस्टिंक्टिवली वो चीज़ें आनी चाहिए। अभी क्या है, हम 1 घंटे का वर्कशॉप करा देते हैं, ऑब्वियसली अवेयरनेस आती है, वो जा करके मे बी कहीं और एक्चुअल सेल्फ डिफेंस क्लासेस स्टार्ट करें, बट सिर्फ एक आफ्टरनून में अगर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो लोग बिल्कुल अपने आप को डिफेंड कर पाएंगे, तो नहीं, एक आफ्टरनून इज नॉट इनफ। व्हाट वी वांट टू डू इज वी वांट टू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ दीज वर्कशॉप्स। अभी मुझे लगता है कॉर्पोरेट सिर्फ एक विमेंस डे पे चेकलिस्ट लगा देती हैं कि जी हाँ, आज विमेंस डे है तो हम सेल्फ डिफेंस वर्कशॉप करा देते हैं। ऑब्वियसली अवेयरनेस है, बट एक इनफ नहीं है। द फ्रीक्वेंसी नीड्स टू इंक्रीज, राइट। एंड ऑल्सो मैंने और भी चीज़ें इसमें देखी हैं। वी कॉर्पोरेट्स ऑल्सो नीड टू फोकस ऑन द क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग दैट दे आर गिविंग इन दोज 2 hours। कोई कॉर्पोरेट ट्रेनिंग प्रोग्राम सेट करने के लिए बहुत स्किल सेट चाहिए होता है, बहुत रिसर्च चाहिए होती है। बहुत बार हमारे पास कॉल्स आती है कि अरे द ऑर्गेनाइजेशन ओनली वांट्स इट फॉर लाइक 1 hour टू जस्ट शो इट। आई मीन, आप सोचिए कि अगर आप ट्रूली अपनी एम्प्लॉयज़ की वेलबींग चाहते हैं, सो यू नीड क्वालिफाइड एंड सर्टिफाइड ट्रेनर्स। इट्स नॉट कि आप सिर्फ एक नाम के लिए वो वर्कशॉप मत कराइए। राइट। इंडियन फैमिलीज में अक्सर ये देखा गया है कि ऐसे फाइट्स के स्पोर्ट्स में लड़कियों को नहीं जाने दिया जाता। तो सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन क्या है MMA और कॉम्बैट स्पोर्ट्स को लेके आज के समय में? देखिए, आई थिंक सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि समहाउ विमेन विल बिकम अग्रेसिव, या तो फिर उनको इमेजिनेशन में आता है ब्लडी फेसेस, ब्रोकन बोन्स, ऑल ऑफ दिस। बट सच्चाई एकदम डिफरेंट है। जब भी हम सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग या MMA ट्रेनिंग कराते हैं किसी भी एकेडमी में, हम लोग बहुत कॉशियस रह के, बहुत सेफ्टी पैरामीटर्स होते हैं जो कि हम चेक करते हैं जब भी हम ट्रेनिंग कराते हैं। और सबसे बड़ी बात अगर आप देखेंगे, अब हमारे पास काफ़ी रोल मॉडल्स भी हैं, जैसे कि इफ़ वी स्पीक अबाउट पूजा तोमर, जो कि शी इज़ द फर्स्ट वन टू विन अ UFC फ्रॉम इंडिया। And then we have fighters like Sonam Zomba or Ritu Fogart or Asha Roka, etc. All of these women are not reckless women, वो बाहर जाके स्ट्रीट फाइट नहीं कर रही है। These are extraordinary athletes जो कि ग्लोबल स्टेज पे हमें रिप्रेजेंट कर रही है। तो सबसे ज़्यादा मैं पेरेंट्स को यही बोलती हूँ कि आप आकर के देखिए कि आप किस तरीके से ट्रेनिंग होती है एक मार्शल आर्ट्स अकेडमी में, क्या क्या सिखाते हैं, कैसे कोर्स स्ट्रक्चर्स हैं, कैसे ट्रेनर्स हैं, क्योंकि फियर कम्स फ्रॉम द अननोन। जब तक आपको पता नहीं है कि वहाँ पे क्या हो रहा है, आप उसके बारे में सिर्फ सोच सकते हो। सो यू शुड कम, यू शुड सी हाउ द ट्रेनिंग इज हैपनिंग, एंड देन प्रॉब्ली वो मिसकंसेप्शन हट जाए। ऑफ कोर्स, बिकॉज जब हम फाइट स्पोर्ट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले जहन में यही आता है कि यार लग जाएगी यार दर्द बड़ा होगा। देखिए, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम सॉकर खेलते हैं तो कितनी ACL इंजरीज होती हैं सॉकर प्लेयर्स को। तो कोई भी आप स्पोर्ट करेंगे, इंजरी काइंड ऑफ कम्स इन, इंजरी गोज हैंड इन हैंड। बट ऑब्वियसली किसी भी स्पोर्ट को ट्रेन करने का एक तरीका होता है जहाँ पे हम काफ़ी सेफ्टी मेजर्स लाते हैं कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम कंस्ट्रक्ट करने के लिए। तो कोई भी स्पोर्ट आप करेंगे तो इंजरीज उसमें हो सकती हैं। सिमिलरली MMA में भी ऑब्वियसली शायद जो प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी ज़्यादा इसलिए जब आप कंपेटिटिव लेवल्स पे जाते हो। बट अगर आप अपने फिटनेस के लिए, पर्सनल फिटनेस के लिए ट्रेन कर रहे हो या सिर्फ सेल्फ डिफेंस के लिए ट्रेन कर रहे हो, तो वो इंजरी का लेवल बहुत कम होता है। राइट। आप खुद भी एक अकेडमी रन करते हैं, स्ट्राइक हाइव्स, तो बहुत सारे पेरेंट्स आते होंगे आपके पास, अपने बच्चों को एडमिशन कराते हैं आपके अकेडमी में। गर्ल्स भी बहुत आती होंगी। उनके पेरेंट्स का क्या मानना है, मतलब वो किस थॉट से आते हैं एडमिशन कराने आपके अकेडमी में? देखिए, आजकल के टाइम पे जितना न्यूज़ हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया का टाइम है, अवेयरनेस बहुत ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली जो पार्टिसिपेशन है विमेन का इन स्पोर्ट वो बड़ा है, डेफिनेटली बड़ा है। एंड पेरेंट्स का जो प्राइमरी कंसर्न रहता है वो यही रहता है कि कभी बच्चा स्कूल से आ रहा है या ट्यूशन जा रहा है या कहीं पे अकेला है या घर पे किसी रिलेटिव के साथ है, तो अगर वो किसी ऐसी अनवांटेड सिचुएशन में आ जाए तो वो अपने आप को डिफेंड कर सके। तो ये एक एस्पेक्ट है। सेकंड एस्पेक्ट है स्पोर्ट्स, क्योंकि मार्शल आर्ट्स सिर्फ आपको सेल्फ डिफेंस नहीं सिखाता, बट आपको बहुत
लाइफ में और चीज़ों के लिए भी प्रिपेयर करता है। वो आप में डिसिप्लिन लाता है, कॉन्फिडेंस लाता है, आपको फोकस बिल्ड करने में हेल्प करता है। तो ये एक सेकंड रीज़न है जिसके लिए पेरेंट्स आते हैं एंड अपने बच्चों को अकेडमीज़ में एनरोल कराते हैं। राइट। सो लिपिका, जब महिलाएं कॉम्बैट स्पोर्ट्स में आती हैं तो उनके सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है? वो क्या चैलेंजेस फेस करती हैं? मुझे लगता है 2 सबसे बड़े चैलेंजेस जो किसी भी विमेन इन कॉम्बैट स्पोर्ट्स फेस करती है, वन इज़ एक्सेप्टेंस एंड वन इज़ एक्सेस। व्हेन आई से एक्सेप्टेंस, सो जो एक इमेज है ऑफ विमेन फाइटिंग वो सोशली अभी तक इतनी ज़्यादा लेवल पे एक्सेप्ट नहीं की गई है, मुझे लगता है। आप किसी और को छोड़िए, मेरे रिलेटिव्स, माई पेरेंट्स, I have been doing it for 22 years now, but they still doubt, why are you leaving your job and you're going into combat sports? अभी तक मुझे ये questions आते हैं, तो वो acceptance I think अभी भी थोड़ी कम है और ये एक enormous mental toll है. Second is access, and this is very critical because मुझे ये लगता है कि in the past, majorly MMA academies or MMA as business has been run by men. तो जो ecosystem and in fact infrastructure है academies का, वो भी काफ़ी हद तक men के लिए designed है. Even मैं बहुत सारे gyms में train करती हूँ, not just in India but outside also. Sometimes even I feel a little awkward and hesitant, why after being in sports for so long. So, this is because who has owned the business throughout. But now, if I talk about the current time, the biggest example of things are changing is probably Matrix Fight Night. Matrix Fight Night is owned by 2 wonderful women, Miss Aisha Shroff and Miss Krishna Shroff. And it has become biggest MMA promotion of India from the grassroots level. And, this is what happens when women lead the room kind of changes. And that is exactly the spirit behind Strike High. जब मैंने Strike High start किया, मैंने इस intention से start किया कि कभी भी किसी भी विमेन को जब सेल्फ डिफेंस सीखना है या MMA में अपना करियर प्रोस्पेक्टिंग वो कर रही है, तो उसको कभी भी किसी भी तरीके का हेजिटेशन या ऑकवर्डनेस फील नहीं होना चाहिए. द स्पेस शुड बी वेरी वेरी इंक्लूसिव. तो आज के टाइम पे स्ट्राइक हाई हैज अचीव्ड अ वेरी वेरी गुड जेंडर रेशियो. वी हैव अ 60-40 जेंडर रेशियो विच इज़ वेरी अनकॉमन, एंड वी आर लुकिंग टू वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग इट टू 50-50 hopefully soon. आपको क्या लगता है कि मैट्रिक्स फाइट नाइट ने MMA का लैंडस्केप बदलने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा किया है? Without a doubt. Because जब हमने MMA स्टार्ट किया था at that time, few years ago, कोई भी consistent MMA प्रमोशन इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता था जो कि इस लेवल पे फाइटर्स को अपॉर्चुनिटी दे अपना टैलेंट शोकेस करने की. इंडिया में टैलेंट की कभी भी कमी नहीं रही है, बट MFN हैज़ गिवन an opportunity not just to fighters but to coaches, to gyms, to showcase the kind of talent that exists in our country. And of course, if we speak about Pooja Tomar, if we speak about Anshul Jubli, all of these guys are MFN products, right? And they have given them a platform to represent India and represent themselves at global levels. So I think without a doubt, MFN has created that. And also, MFN has brought MMA to our living rooms. MFN broadcast होता है Hotstar पे, and जब इतना mainstreaming broadcast किसी भी sport का होता है, तो then it becomes significantly more visible. आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि आज के समय में पेरेंट्स जो है वो अपने बच्चों के लिए MMA को एक कैरियर के रूप में देख रहे हैं? So 10 years ago, more willing than 10 years ago, yes, but obviously we have a long way to go. देखिए, पेरेंट्स का मेजर कंसर्न रहता है फाइनेंशियल सिक्योरिटी. कैसे आप अर्न करोगे, व्हाट हैपेंस इफ यू गेट इंजर्ड, एंड ऑल ऑफ दीज क्वेश्चंस आर ऑनेस्टली वैलिड. Things are much better than they were 10 to 12 years ago, and parents I think are now seeing that.
तो करियर प्रॉस्पेक्टिंग स्पोर्ट में बढ़ रही है एंड पेरेंट्स का जो एप्रीहेंशन रहता था वो भी डेफिनेटली कम हो रहा है. सो ऑब्वियसली in the previous times, as far as I can remember, martial arts या MMA कोई भी combat sport used to be like a side hobby. But अब जिस तरीके का एस्पिरेशन लोगों में बढ़ चुका है, स्पेशली अगर आप देखेंगे इंडिया में भी काफ़ी प्रमोशंस पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो अब जो एस्पिरेशन है फाइटर्स की वो काफ़ी बढ़ चुकी है टू बिकम MMA फाइटर्स और टू कोच और अलग अलग तरीके के ऑक्यूपेशन इस स्पोर्ट में ढूंढने के लिए. तो आई थिंक दैट हैज़ इंक्रीज्ड फॉर श्योर. आपने अपनी लाइफ में फाइट्स करी हैं? Yes, absolutely. Absolutely. I should not be sitting here and talking about it without fighting, without being there. जब आप फर्स्ट टाइम केज में गए होंगे तो आपको कितना डर लगा था? Okay. Honestly, जब मैं first time so there was a transition. I used to be a karateka. मैंने कराटे की बहुत, I don't even remember, I can't count the number of fights. But obviously कराटे एक सेमी कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, तो उसमें नर्वसनेस अलग लेवल की होती थी, अलग गोल्स होते थे. बट व्हेन आई ट्रांजिशनड इनटू MMA एंड जो मेरी पहली फाइट थी एज अ स्पोर्ट्स पर्सन, उस टाइम पे मुझे लगता है जब आप केज के अंदर जाने वाले होते हो ना, तो आपको डर नहीं लग रहा होता है. नहीं लग रहा होता आपको मुझे नहीं लग रहा था. मुझे इस बात का डर नहीं था कि मुझे चोट लग जाएगी या मुझे कुछ ऐसा हो जाएगा. नहीं, आई थिंक it's the sports person in me which was thinking कि यार what if I lose, what if I'm not able to sustain rounds etc. तो जब मैंने सबसे पहले फाइट किया, डेफिनेटली मुझे इस बात का डर नहीं था कि मुझे चोट लगेगी, बिकॉज आप मेंटली उस तरीके से प्रिपेयर होते हो, आपकी ट्रेनिंग कैंप होती है एंड आप बहुत सारी चीज़ें सीखते हो. तो ये चीज़ का डर शायद नहीं लगता है कि आपको चोट लगेगी. इस चीज़ का डर लगता है, प्रेशर इतना ज़्यादा होता है क्योंकि मल्टीपल राउंड्स होंगे. बिल्कुल. आपको डेफिनेटली डर लगता है गैस आउट हो जाने से. आपको डर लगता है कि ओह व्हाट इफ मेरा टेक्निक जो मैं स्ट्रैटेजी प्लान करके आया हूँ दैट डजंट वर्क. इन चीज़ों का डर आपको लगता है और नर्वसनेस रहती है. बट डेफिनेटली इस चीज़ का डर नहीं लगता है कि आपको मार पड़ेगी और समथिंग, बिकॉज यू आर ऑब्वियसली ट्रेन्ड टू हैंडल दैट. आज के समय में MMA फाइटर्स को ऐसी कौन सी फैसिलिटी या गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है जो आपके समय में नहीं थी? सो जब हमने MMA स्टार्ट किया था, ऑनेस्टली किसी को भी नहीं पता था MMA क्या है. देयर वाज नो रोड मैप. हमारा जनरेशन वाज स्टिल ट्राइंग टू फिगर आउट कि व्हाट्स नेक्स्ट. देयर वाज नो पाथवे. बट आज के टाइम पे जो मुझे लगता है, ऑब्वियसली थिंग्स आर चेंजिंग, डेफिनेटली दे आर चेंजिंग. बट वन थिंग दैट आई फील कि इस जनरेशन को जो चाहिए और जो आगे आने वाली जनरेशन्स को भी मिलनी चाहिए इज़ वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग इन आवर ओन कंट्री. Fighters should not feel the need of going outside the country and training. I feel कि हमारे पास वो फैसिलिटी, वो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए हमारे देश में कि यहाँ से हमें बाहर जाने की नीड ना पड़े, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल स्ट्रेन होता है फाइटर्स के ऊपर. बिकॉज अर्निंग अपॉर्चुनिटी प्रॉबेबली अर्ली स्टेजेस में इतना नहीं होती हैं, तो वो फाइनेंशियल स्ट्रेन लेके बाहर किसी कंट्री में जाना और ट्रेनिंग करना एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है जो मैं चाहूँगी कि चेंज हो. सेकेंड इज़ फॉर द मनी टू कम इन अ लिटिल अर्ली, नॉट व्हेन देव ऑलरेडी प्रूवन देमसेल्व्स ऑन ग्लोबल स्टेजेस, बट ऑब्वियसली उनके कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े बेटर बिल्ड होने चाहिए एंड मनी शुड कम इन अ लिटिल मोर अर्ली दैन लेटर. आई थिंक ये दो एस्पेक्ट्स हैं जो कि मैं चाहूँगी कि इस जनरेशन के फाइटर्स को डेफिनेटली मिले. राइट. गवर्नमेंट का कितना सपोर्ट है आज के समय में MMA फाइटर्स को लेके? जब से MMA की विजिबिलिटी बढ़ी है, आई थिंक जो फाइटर्स, स्टेट गवर्नमेंट्स थोड़ा बहुत डेफिनेटली सपोर्ट आना शुरू हुआ है. बट जैसे कि मैंने कहा, लेटर आफ्टर देव डन समथिंग, आफ्टर देव अचीव समथिंग. बट आई थिंक इट नीड्स टू कम इन बिफोर, so we can create multiple champions from our country, so that I think needs to come in before than later. आज के समय में बहुत से लोग जो ट्रेडिशनल जिम वर्कआउट करते हैं, उन लोगों ने भी MMA को अपना फिटनेस गोल बना लिया है. इसके बारे में आप क्या कहेंगे?
एब्सोल्युटली, आई मीन हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं जो प्रॉब्ली compete नहीं करना चाहते बट अपनी पर्सनल फिटनेस के लिए वो MMA करना चाहते हैं, बिकॉज पीपल हैव स्टार्टेड टू रियलाइज कि एक MMA ट्रेनिंग आपकी फुल बॉडी कंडीशनिंग काफ़ी बेटर करती है. ऑब्वियसली आप ज़्यादा कैलोरीज भी बर्न कर रहे हो पर सेशन. जनरली व्हेन यू गो टू अ जिम, क्या होता है, यू डू अ 30 minutes वर्कआउट, यू डू अ 30 minutes कार्डियो एंड देन आप आइसोलेटेड वेट ट्रेनिंग करते हैं, एंड वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल है एंड थोड़े टाइम के बाद मोनोटोनस हो जाता है एंड आपकी मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है. बट जब आप एक MMA अकेडमी में जाते हो या कोई भी मार्शल आर्ट्स अकेडमी में जाते हो, ऑब्वियसली आप वो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, आप कार्डियो ट्रेनिंग भी कर रहे हो, बट उसके साथ साथ आपके पास एक कोच है जो आपको ऑल द टाइम मोटिवेटेड रखता है. आपके पास आप एक कम्युनिटी का पार्ट फील करते हो कि एंड यू नो देयर आर कोचेज एंड योर टीम मेंबर्स हु आर कॉन्स्टेंटली पुशिंग यू टू डू बेटर. तो वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फन एंड एंगेजिंग रहता है. दैट इज़ वाई पीपल आर probably now thinking of switching to MMA than regular gym. हर क्लास में आप कुछ ना कुछ डिफरेंट सीख रहे हो और ये इससे क्या होता है कि क्लासेस काफ़ी एंगेजिंग बन जाती हैं. एंड जो एक आपको एक वर्कआउट से फटीग, एक मेंटल फटीग आ जाता है कि आई एम डूइंग द सेम थिंग ओवर एंड अगेन, वो काफ़ी हद तक इससे डिफ्यूज़ हो जाता है. राइट. फाइट ट्रेनिंग के साथ साथ डाइट कितना इम्पोर्टेंट होता है? हम MMA की ट्रेनिंग भी ले रहे हैं, बिल्कुल, और डाइट भी हमें लेनी है, उसी हिसाब से डाइट भी लेनी है. देखिए, आप कोई भी स्पोर्ट कर रहे हो, आप चाहे स्पोर्ट नहीं भी कर रहे हो, कोई भी वर्कआउट, छोटा सा वर्कआउट भी कर रहे हो, योर बॉडी, योर फिटनेस स्टार्ट्स फ्रॉम द किचन. It starts from the kitchen. You have to make sure that your diet is right, and that only then you will be able to unleash your full potential. अगर आपको लग रहा है कि मैं 8 घंटे वर्कआउट कर लूँगा लेकिन मैं खाना अच्छा नहीं खाऊंगा, सॉरी टू ब्रेक योर मिसकंसेप्शन बट इट विल नॉट वर्क. वो दिखेगा आपकी ट्रेनिंग में, वो दिखेगा. अगर आप compete कर रहे हो तो वो आपके कॉम्पिटिशन्स में दिखेगा. कैसे आप एक अच्छा खाना आपके स्टैमिना, आपका एंड्योरेंस, आपका फिटनेस लेवल किस तरीके से इम्पैक्ट करता है. सो डेफिनेटली डाइट इज़ सुपर इम्पॉर्टेंट. आप डेफिनेटली जाइए एक न्यूट्रिशनिस्ट से, अगर आप कंपेटिटिव लेवल्स पे कर रहे हैं, एक न्यूट्रिशनिस्ट से आप अपनी डाइट लीजिए. अगर आप नहीं भी compete कर रहे हैं, आप रेगुलर जिम वर्कआउट भी कर रहे हैं, फॉर श्योर टेक न्यूट्रिशनिस्ट हेल्प. कभी कभी क्या होता है कि हमें नहीं पता होता है जेन्युइनली कि हम किस तरीके के माइक्रो न्यूट्रिएंट्स कंज्यूम करें. तो आप प्लीज़ हेल्प लीजिए. आजकल कितनी सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी अवेलेबल हैं, जिम्स प्रोवाइड करते हैं आपको न्यूट्रिशनिस्ट. तो वो इसलिए नहीं है, लोगों को लगता है ओ ये तो मैं भी खुद ही कर लूँगा, लेकिन जनरली आप नहीं कर पाते हो, एंड दैट्स वाई the results, right? So definitely people need to start taking their diet very seriously, especially in our country, जहाँ पे कि hypertension, sugar, thyroid, all of this is almost like an epidemic. So definitely. अगर किसी व्यक्ति की उम्र 30 साल है तो क्या वो 30 साल के बाद MMA की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है. आप सिर्फ 30 साल में नहीं, आप 40 के हैं, 50 के हैं, आप कभी भी MMA की ट्रेनिंग कर सकते हैं. बहुत लोगों को ये लगता है कि MMA ट्रेनिंग शायद सिर्फ कंपेटिटिव लेवल्स पे करने के लिए है, या सिर्फ मतलब कुछ सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए. नहीं, MMA या कोई भी कॉम्बैट स्पोर्ट एक आपकी ओवरऑल फिटनेस के लिए बहुत अफेक्टिव वे है. इट्स अ वेरी इफेक्टिव वे टू वर्क आउट एंड बिल्ड योर ओवरऑल फिटनेस. तो आप किसी भी एज में MMA ज्वाइन कर सकते हैं, आप ट्रेनिंग कर सकते हैं. ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे ट्रेनिंग कर रहे हैं. देर आर सर्टन जिम्स जो शायद सिर्फ सीरियस एथलीट्स को केटर करते हो, बट प्रॉबेबली जिम्स लाइक स्ट्राइक हाइव फॉर एन एग्जाम्पल, वी हैव 2 kind of batches. One for people who want to compete and become pro MMA fighters, and then second is for people who are probably in their 30s and 40s and are working professionals and maybe वो compete नहीं करना चाहते but अपनी overall fitness के लिए वो करना चाहते हैं. तो we definitely promote that. बहुत से लोग फिट होने के लिए MMA अकेडमी ज्वाइन कर लेते हैं और वो ग्रेजुअली एक MMA कम्युनिटी का पार्ट बन जाते हैं. सो उनके ग्रोथ को बढ़ाने के लिए ये कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है? That's such a beautiful question, Kaushal. Thank you. जब आप किसी भी MMA अकेडमी में जाते हैं, वहाँ पे लोग आपको एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं. लोग नोटिस करते हैं जब आप एब्सेंट होते हो, ठीक है. जब आप इम्प्रूव कर रहे हो तो आपको रिवॉर्ड सिस्टम
के थ्रू मे बी बेल्ट ग्रेडेशन और सर्टिफिकेशन मिलता है। तो जब इस तरीके की मोटिवेशन आपकी लाइफ में आती है तो वो आपका जो इनपुट है, जो आप उसमें हार्डवर्क इनपुट कर रहे हो, वो डबल करती है। एंड ये जो कम्युनिटी है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती है आपकी कंसिस्टेंसी में। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे कि मैंने बोला, you kind of meet people, you become friends with them, आप उनके साथ रोल कर रहे हो, आप उनके साथ स्ट्राइकिंग कर रहे हो, आप उनके साथ ट्रेनिंग कर रहे हो एवरी डे। दैट काइंड ऑफ बिल्ड्स अ ट्रस्ट जो कि प्रॉब्ली एक ट्रेडमिल रेप्लिकेट नहीं कर सकती है, राइट? सो जो ह्यूमन इंटरेक्शन होता है ऐसी जगहों पे, और जब आप एक बिलोंगिंगनेस फील करते हो एक कम्युनिटी में, वो आपको बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रखता है। एंड उसके थ्रू लोगों, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि जब आप MMA ज्वाइन करते हो या कोई भी ऐसी कम्युनिटी ज्वाइन करते हो, इट ऑल्सो वर्क्स लाइक अ स्ट्रेस बस्टर, because you don't feel lonely, or you have people around you to support you. They become your support systems. Right, because रोज एक नया सेशन होगा, Yes. रोज कुछ नया हम सीखेंगे, रेप्लिकेशन नहीं होगा। जो जनरली ट्रेडिशनल जिम के अंदर हम एक ही चीज़ को बार बार करते हैं, या एक वीक स्किप करके दोबारा हमें वही रोल प्ले करना है। तो मुझे लगता है कि MMA ऐसा नहीं होता है। एब्सोल्युटली। तो जनरली क्या होता है कि इवन मेरी अकेडमी में फॉर दैट मैटर मुझे स्टूडेंट्स को इतना पुश करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि आप आइए, बिकॉज उन यू बिकम फ्रेंड्स विद पीपल एंड देन दे आर कॉन्टैक्टिंग ईच अदर कि अरे तुम आ रहे हो ना आज ट्रेनिंग के लिए, एंड दैट इज़ ब्यूटिफुल दैट यू हैव समवन लाइक दैट हु इज़ पुशिंग यू टू कम एंड बेटर योर सेल्फ। सो वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोग शायद ये फैक्टर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट पीपल मे बी डोंट, इट्स एन अंडररेटेड फैक्टर कि क्यों आप को MMA ज्वाइन करना चाहिए। राइट। लिपिका, आपने यहाँ पर बॉडी पॉजिटिविटी की बात करी है। सो ये बॉडी पॉजिटिविटी क्या होती है, इसका असल मतलब क्या होता है? देखिए, मुझे लगता है कि अ लॉट ऑफ इन्फ्लुएंसर्स इन टुडेज टाइम आर फूलिंग पीपल बिकॉज दे आर ग्लोरीफाइंग बीइंग ओवरवेट। मैं कितनी सारी वीडियोस देखती हूँ जहाँ पे पीपल आर टेलिंग अदर पीपल दैट इट्स ओके टू बी ओवरवेट, बट मेरा पर्सनल एंड आई एम नॉट स्पीकिंग फ्रॉम एन एलियनेटेड स्पेस। मैं खुद I gained 115 kgs and I then came down to 63-64 kgs. While I was, because as I said that when I broke my leg and then I had this beautiful journey of pregnancy and मैं बहुत ज़्यादा वेट गेन कर लिया था, बट उसके साथ साथ मुझे हाइपरटेंशन भी हुआ, मेरे शुगर लेवल्स भी ख़राब हुए, मुझे मेरा थायराइड भी बढ़ गया, मेरे एंकल्स एंड जॉइंट्स में पेन रहता था। So all of these things come hand in hand with when you become overweight. तो मुझे ये लगता है कि डेफिनेटली मैं ये प्रमोट नहीं करती हूँ कि आप शेम करो किसी को मोटिवेट करने के लिए, फिट रहने के लिए, बट एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलती हूँ कि आप किसी को भी ग्लोरीफाई मत करिए कि बीइंग ओवरवेट इज ओके। दैट नीड्स टू स्टॉप। एंड जब मैं वेट लॉस कर रही थी कौशल, सो और rather when I was pregnant with my baby, I got a lot of stretch marks, and there was, after the weight loss, there was a little bit of body, there was a little bit of loose skin also. And I accepted that. A lot of people came to me and told me कि आप लेज़र करा लो, आप ये करा लो, वो करा लो, इससे कम चला जाएगा। And for me, in true sense, that is body positivity. कि I'm okay with my stretch marks, I'm okay with the little bit of loose skin that I have gotten, because those are like my battle scars, But at the same time, जब हमें पता है कि हमारे देश में जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे हाइपरटेंशन, इंडियन ओबेसिटी जो हम बोलते हैं, हाइपरटेंशन, शुगर लेवल्स, थायराइड, ये वाइटल्स इतने हमारे देश में ख़राब रहते हैं, एंड हमारे देश में सिर्फ 1 out of 10 पीपल वर्कआउट। तो ये स्टेटिस्टिक्स बहुत अच्छी नहीं है। तो डेफिनेटली बॉडी पॉजिटिविटी टू एक्सेप्ट एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट योर बॉडी इनफ to make it better, not to glorify that oh you're fat, you're okay. No, it is not okay, because there are health issues which are जो इसके पीछे हेल्थ इश्यूज हैं जो बहुत खराब हैं। आपके इन-लॉज का क्या मानना है? यार हमारी बहू MMA फाइटर है वो तो डरते होंगे आपसे। मैं आप
आपको पता है, a lot of people come to me and ask these questions. But I want to tell you something, Kaushal. Most of the combat athletes that you'll meet, they are the most peaceful people. आप देखिएगा, जब भी आप देखे होंगे सड़क पे जो दो लोग रोड रेज में भी लड़ रहे हैं, आपस में मार रहे हैं एक दूसरे को, कोई भी कॉम्बैट एथलीट हमेशा एक स्ट्रीट फाइट को या ऐसे किसी इंसिडेंट को हमेशा डिफ्यूज करने की कोशिश करेगा. बिकॉज एक मार्शल आर्टिस्ट को पता है उसके रेपरकशंस क्या हैं, कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं किसी के ऊपर हाथ उठाने के. तो आप देखिएगा, जब हम अपनी ट्रेनिंग भी करते हैं ना कौशल, सो आर कोचेज, आर आर्ट, इट ऑलवेज टीचर्स अस टू contain our aggression, not to unleash it recklessly. तो डेफिनेटली मेरे इन-लॉज मुझसे बिल्कुल नहीं डरते हैं कि मैं उनको मार दूंगी जस्ट बिकॉज खाने में नमक कम है. डेफिनेटली नॉट. लिपिका, आपकी मार्शल आर्ट जर्नी में ऐसा कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि अब ये मेरी लाइफ का पार्ट बनने वाला है? Okay. So honestly, it was not just one moment, you know. Martial arts मेरी लाइफ में हमेशा से रहा है. As I said that, you know, I started when I was only an 8-year-old. So it was always that little girl that, you know, kept coming back. So जब मैंने मार्शल आर्ट स्टार्ट किया, आई वॉज ओनली यू नो एन 8-year-old एंड आई वॉज एन इंटरनेशनल लेवल एथलीट. बट जब मैंने स्टार्ट किया तो अपॉर्चुनिटीज़ इतनी ज़्यादा नहीं थी जो इस टाइम पे हैं. तो आई हैड टू अनफॉर्चुनेटली चूज अनदर करियर. फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम आई स्टेप्ड इनटू अ कॉर्पोरेट लाइफ, बट थैंकफुली आई डिड ग्रेट देयर ऑल्सो. I had a very promising corporate career. But, you know, I was never off the mats completely. I never, you know, मैंने कभी भी अपने आप को बिल्कुल separate नहीं कर लिया मार्शल आर्ट से. वो हमेशा मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट रहा. And all the time I kept feeling like कि नहीं, मुझे करना है. And then finally when I had enough money to support myself, I left my high-paying corporate career and started this academy called Strike High Martial Arts Academy, which was my lifelong dream. Yeah, I mean, and honestly, आज के टाइम पे बस मेरा जो विजन है या मेरा जो मिशन है, that is to make MMA super accessible to everyone who wants to experience this beautiful art, especially women. And yeah, I mean, that's about my journey. Right. Also, you know, Kaushal, when I look at these young girls who want to pursue combat sports, I really see a little bit of myself in them. And I really want to give them all the facilities and platform that I can from my end so that they can pursue their dreams and they don't have to go through the kind of things that we in the past went through. Of course. लिपिका, आपके हिसाब से ऐसी कौन सी सीख है जो आपने ली है मार्शल आर्ट से? सबसे बड़ी सीख जो मुझे लगता है मैंने ली है मार्शल आर्ट से, दैट इज़ टू बी लाइक अ फीनिक्स. यू नो, अ फीनिक्स राइजेस फ्रॉम इट्स एशेस. नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स लाइफ नॉक यू डाउन, यू हैव टू गेट बैक अप. आप कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन को देखिए, बहुत सारे सेटबैक्स आते हैं स्पोर्ट्समैन की लाइफ में. लेकिन स्पोर्ट्स एंड स्पेशली मार्शल आर्ट्स जो आपको सिखाता है दैट एवरी नॉकडाउन इज़ नॉट अ फुल स्टॉप. It's like a comma. You have to get up, you have to learn from that mistake and carry on. Lesson learns. Absolutely. You have to learn from your mistakes and no matter how deep you are in a bad situation, you have to get back up and do better the next time. And मैंने अपनी लाइफ में भी ये philosophy बहुत बार अपनाई है. मुझे 22 साल हो गए मार्शल आर्ट्स में. एंड एवरी टाइम जब मेरे लाइफ में कोई भी सेटबैक आया या कोई भी प्रॉब्लम आई है, हमेशा मैंने जो अपने स्पोर्ट्समैन करियर से सीखा है टू गेट बैक अप, वो हमेशा अप्लाई किया है. सो दैट्स समथिंग दैट एवरीवन शुड लर्न फ्रॉम मार्शल आर्ट्स. राइट. आज के समय में आप जेनजीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जेनजीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे? मेरे हिसाब से जेनजी जनरेशन जो है वो काफ़ी सेल्फ अवेयर है. मुझे लगता है दे नो बेटर कि उनके लिए क्या अच्छा है. दे नो देयर लिमिटेशंस एंड दे नो देयर लिमिटेशंस एंड दे ऑल्सो नो देयर व्हाट दे आर गुड एट. But I think the only thing that I would want to tell all these young people is that resilience. Resilience is something that will get you where you want to be.
बिकॉज जब हम सेल्फ अवेयर होते हैं तो कभी कभी मुझे लगता है कि हम अपने आप को कंटेन भी कर लेते हैं एक पर्टिकुलर कंफर्ट जोन में. तो आई थिंक वो कंफर्ट जोन से बाहर आना शायद ज़रूरी है एंड रेजिलिएंट होना बहुत ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अचीव करने के लिए. सो दैट्स माय राइट. मैसेज. सो लिपिका जी, आज के पॉडकास्ट को हम यहीं पर वाइंड अप करेंगे. बहुत अमेजिंग हमने MMA के बारे में जाना, MMA फाइट्स के बारे में जाना, वर्कआउट्स के बारे में जाना. आज के समय में लोगों में क्यों अवेयरनेस होनी चाहिए, बॉडी पॉजिटिविटी क्या होती है, तो इन सब सारी बातों पे हमने बहुत एक्सप्लोर करने की कोशिश करी है. अगर आपका भी कोई सवाल है इस MMA को लेके तो आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें. हम आपका सवाल लिपिका जी तक ज़रूर पहुंचाएंगे. मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट में.